शहर के बाहर स्थित इस गोदाम के लिए मैंने जीवन भर नाइट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया है। एक रात मैं अपने रोज के दौर के बाद रात का खाना खा रहा था जब मैंने ये रहस्यमयी आवाज सुनी। ये फर्श पर किसी चीज को घसीटे जाने की आवाज थी, तो मैं जांच करने के लिए उठा। कई बार तो बेघर आदमी इसकी छत के नीचे रात गुजारने के लिए घुस आते थे। कुछ इसी तरह की उम्मीद करते हुए मैं स्टोरेज कमरे में गया, जहाँ गत्ते का बक्से के ढेर एक टावर की तरह खड़े थे। तभी मैंने दो अपरिचित आवाजें सुनी। तुम पैर पकड़ो, मैं हाथ पकड़ता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी भारी होगी। ये एक लाश है, कूड़े से भरा कोई बैग नहीं। ये भारी ही होता है बेवकूफ। क्या उन्होंने डेड बॉडी कहा? मैंने घबराकर फटाफट अपनी टॉर्च की लाइट बंद कर दी और गत्ते के बक्सों के पीछे से झांक कर देखने लगा कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। जो मैंने देखा उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दो लोग काले रंग के पॉलिथीन घसीट कर ले जा रहे थे, जिसमें मुझे लगता है कि लाश थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना दो कातिलों से होगा जो इस गोदाम में लाश को ठिकाने लगाने आएंगे। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि स्टोरेज कमरे के अंदर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो लोग उस लाश को बेसमेंट में ले जा रहे थे। मैं बक्सों के पीछे छुपते छुपाते शांति से उनका पीछा कर रहा था कि अचानक मेरा पैर कांच के एक टूटे हुए टुकड़े पर जा लगा। उस आवाज से वो दोनों आदमी जो भी कर रहे थे वो उन्होंने करना बंद कर दिया और आंखें उठाकर इधर उधर देखने लगे। मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। तुम वहाँ देखो, मैं बक्सों के पीछे देखता हूँ। ओ नहीं, वो इसी तरफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ रेंगते हुए जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता, उनमें से एक कातिल ने मेरा रास्ता रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ मेरे रास्ते से हटो, मेरे पास बंदूक है। क्या वाकई? दिखाओ मुझे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पुलिस जल्द ही यहाँ पहुंचने वाली होगी। मैंने उन्हें फोन कर दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास चाकू है और वो तुम्हारी नकली बंदूक से कई बेहतर है। ऐसा कहते ही उसने एक बड़ा चाकू निकाला और मुझ पर कूद गया। हम एक दूसरे पर अपना दम लगाते रहे। वो चाकू मेरी आंख के बहुत पास ले आया। मैं बहुत डर गया था कि एक गलती और मैं मर जाऊंगा, ठीक उसी लाश की तरह जो उस प्लास्टिक बैग में थी। लेकिन जब मौत आती है तो आप उससे बचने की हर कोशिश में लग जाते हैं। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे उस आदमी के सर पर वार कर दिया। वो खून से भरा अपना सर लेकर पीछे हो गया और उसके हाथ से चाकू गिर गया। मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और उससे पहले कि वो चाकू उठाता, मैंने उठा लिया। वो एक बार फिर मुझ पर कूदा, लेकिन मैंने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। चाकू बहुत गहराई में जाकर लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका बेजान शरीर जमीन पर जा गिरा। मैंने किसी का खून कर दिया था, लेकिन ये मैंने खुद को बचाते हुए किया था। अब पुलिस को इस बारे में बताने का बस एक ही तरीका था। सिक्योरिटी रूम में एक फोन था, मुझे वहां जाना चाहिए। मैं सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे दूसरा कातिल मेरा इंतजार करता हुआ मिला। वो मुस्कुरा रहा था और उसने बंदूक मेरी तरफ तानी हुई थी। आखिर वो वहां पहुंचा कैसे? टिमी एक नंबर का बेवकूफ था, लेकिन मैं नहीं हूँ। इससे पहले कि तुम एक भी कदम और बढ़ाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं नहीं, रुको। मैंने अपने हाथ से चाकू गिरा दिया। मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा था। मेरे हाथों में पहले से ही किसी का खून लगा हुआ था और ठीक इस आदमी की तरह मेरे सर पर भी किसी के खून का इल्जाम था। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता था। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। देखो, हम दोनों इससे बच सकते हैं अगर तुम मेरी बात सुनो तो। क्या तुम मेरे साथ कोई डील करने वाले हो? नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। बस मेरे घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। मैं जीना चाहता हूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम भी यही चाहते हो। उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने बंदूक नीचे की और मुझसे पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने उससे कहा कि हम दोनों साथ में लाशों से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि कोई सबूत ना रहे, इसलिए मुझे सीसीटीवी की फुटेज डिलीट करनी होगी। और बस हमने दोनों लाशें एक एक करके इंसिनरेटर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया और फिर उन्हें जला दिया। मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि किसी कातिल के साथ मिलकर मैं ये सब करूंगा। लेकिन जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती, खासकर तब जब आप अमीर ना हो। लाश से पीछा छुड़ाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कभी ना मिलने या बात करने का फैसला किया। वो अपने नीले पिकअप ट्रक में बैठकर निकल गया और मैंने वेयर हाउस बंद कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि उस रात मैं कैसे घर पहुंचा। मैं घंटी बजाने के लिए रुका, लेकिन मैंने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं जब अंदर गया तब सिर्फ चांद की रोशनी घर में आ रही थी। मैं जाते ही सोफे पर गिर गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज दी और उसने किचन से जवाब दिया, नैन्सी, क्या तुम जाग रही हो? हाँ डियर, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूध लेने नीचे आई थी। तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? ओह, इतनी रात को कौन आएगा?
तुम काफी परेशान लगते हो, क्या सब ठीक है? मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को थोड़ा शांत किया। गोदाम में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं उससे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। मैंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बियर ला सकती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर आवाज दी, नैन्सी, क्या तुम वही हो? लेकिन इस बार उसने जवाब दिया, हाँ जान। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। क्या ये पुलिस का फोन था? क्या वो अभी से मुझे ढूंढ रही हैं? हेलो जोनाथन? हाँ, कौन है? मैं तुम्हारी पड़ोसी मिसेस मॉरिस हूँ। चिंता मत करो, पुलिस जल्द से जल्द पहुंचती होगी। जैसे ही मैंने चीख की आवाज सुनी, मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उठी और मैंने 2 लोगों को तुम्हारे घर से प्लास्टिक का बैग घसीट कर ले जाते हुए देखा। वो लोग एक नीले पिकअप ट्रक में निकल गए। मेरे हाथ से फोन गया। मैं अपने कांपते हुए शरीर से लड़खड़ाते हुए किचन की तरफ गया। मैंने लाइट जलाई। किचन में कोई नहीं था। वो बुरी तरह से तहस नहस हो चुका था। वहाँ खून का एक लंबा निशान था जो किचन से शुरू होकर उस दरवाजे पर खत्म हो रहा था जहाँ से मैं अंदर आया था। इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। मैं ओहायो कंट्री जेल में कैदी हूँ। मैं ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि वो एक सवाल मेरे सपनों में हर रोज आता है। अगर मैंने अपनी बीवी के एक कातिल का खून किया था और दूसरे को अपनी बीवी की लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी, तो फिर जब रात में घर आया तो मुझे जवाब किसने दिया? मेरा नाम थॉमस है और मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। इसकी शुरुआत मेरे बचपन के दोस्त रिचर्ड के घर से हुई। हाल ही में उसके अंकल की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका सारा सामान एक गोदाम में फंस गया था और वो उसकी आंटी को नहीं देना चाहते थे। इसलिए उसने मुझसे एक बहुत बड़ा एहसान मांगा, एक सोने की घड़ी को छुड़ाने और अपनी आंटी को देने के लिए गोदाम में जाने में उसकी मदद करने के लिए। रिचर्ड की नेक इच्छा ने मुझे छुआ, लेकिन उनके अंकल को देखकर मुझे हमेशा शक होता था। जब भी मैं उसके घर जाता था तो मुझे बहुत सारे शैतानी चीजें या पंथ के सामान दिखाई देते थे, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं उसे मना नहीं कर सकता था। जब हम रात में पहुंचे तो हम सावधानी से गोदाम में घुसे, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने हमें फौरन देख लिया और हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। गार्ड काफी बूढ़ा था, इसलिए वो हमारे पीछे तेज नहीं भाग सका। इसलिए जैसे ही हम उसके आगे निकले, हम उसकी आंखों से ओझल हो गए। बहुत सावधानी से हम रिचर्ड के चाचा के गोदाम में पहुंचे। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो चाबी लाया है, लेकिन इसके बजाय उसने एक ताला खोलने के औजार का इस्तेमाल किया और ताला खोल दिया। हे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी आंटी के पास चाबी है, तो तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया? तुम्हें पता चल जाएगा। मैं समझ गया, तुम अपनी आंट के लिए कोई सोने की घड़ी लेने नहीं आए हो। ये बस तुम्हारे मरे हुए अंकल का कीमती सामान चुराने का बहाना था। अगर है भी तो क्या हुआ, वो मर चुके हैं, अब वो ये सब नहीं पहनेंगे। रिचर्ड मेरी ओर ध्यान दिए बिना उस जगह के अंदर चला गया और जो कुछ उसने देखा वो एक बड़े बैग में डालने लगा। उसने जो कुछ भी चुराया उसमें से एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। ये 2 गोल सोने के गहने थे। उनके नीचे एक नोट था जिस पर लिखा था, चुप रहो। जैसे ही रिचर्ड ने उन्हें चुराया, बिजली चली गई। हमने फौरन उस जगह को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अचानक हमें एक चीख सुनाई दी। वो पहरेदार की आवाज थी। हम अकेले नहीं थे। कुछ सेकंड्स के बाद चीखें दब गई और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो गायब हो गया। हम बाहर निकलने के दरवाजे की ओर भागे और जब हमने उसे खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। हमें निश्चित रूप से यकीन था कि गार्ड ने ही दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि रिचर्ड ने वहां से भागने के लिए फिर से ताला खोलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन वहां अंधेरा था। हम बचने के बारे में सोच रहे थे कि एक लाश उड़ती हुई हमारी ओर आई। ये गार्ड बहुत जोर से उसका गला फाड़ा गया था। ये किसी आम आदमी का काम नहीं था। जहां लाश फेंकी गई थी वहां से हमारी तरफ कुछ चलता हुआ आया। ये 2 मीटर से अधिक लंबा एक ह्यूमनॉइड था। जैसे जैसे ये हमारे करीब आ रहा था, हमारी धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानता था कि हम यहाँ हैं और वो हमें चोट पहुंचाना चाहता था। देखो रिचर्ड, उसकी आंखें नहीं हैं। उस नोट पर लिखा था, चुप रहो। हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? चुप रहो, हमें उन गहनों को वापस रख देना चाहिए। हम दोनों धीरे धीरे रिचर्ड के अंकल के वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगे। हम बिना शोर किए उस राक्षस को पार कर गए और जैसा कि मुझे लगा था वो हमें नहीं सुन सकता था। हे थॉमस, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इन गहनों के साथ भागने वाला हूँ। क्या? अचानक रिचर्ड ने मुझे राक्षस की ओर धकेला और चीखने लगा। रिचर्ड के भागते ही राक्षस घबराकर मेरी दिशा में चला गया। मैं डर के मारे जम गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली। वो राक्षस मेरे करीब और करीब आ गया। वो मुझे खोजने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मैं वहां था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं कुछ कदम पीछे हट गया
और बिना महसूस किए मैं फिसल गया और भले ही मैं गिरा नहीं, मैंने कुछ शोर किया। राक्षस गुस्से में मेरी तरफ आने लगा, लेकिन अचानक वो रुक गया, मुड़कर भाग गया। हम दोनों ने रिचर्ड को अपने अंकल के गोदाम को फिर से खोलते हुए सुना। मैं खड़ा हुआ और तेजी से गोदाम की ओर भागा। उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस रिचर्ड के सामने था, जो उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था। गोदाम में बंद रिचर्ड अपने चाकू के साथ दौड़ा और उसने राक्षस पर वार किया, लेकिन राक्षस 1 इंच भी नहीं हिला। जवाब में राक्षस ने रिचर्ड के सर पर हाथ रखा और उसे दीवार से सटा दिया। मेरा दोस्त चिल्लाने लगा, जबकि दूसरे हाथ से राक्षस उसके गले तक पहुंच गया और उसके गले को चीरे डाला। रिचर्ड फिर दोबारा नहीं चिल्लाया। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। जैसे ही मैंने अपने दोस्त को जमीन पर गिरते हुए देखा, राक्षस ने जमीन पर पड़े 2 सोने के पत्थरों को देखा, उन्हें पकड़ लिया और अपने हाथों में रख लिया। पत्थर बेकाबू हो गए और अपने आप चलने लगे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये राक्षस की आंखें थी। अजीब अजीब पूरे कमरे में देखने लगा। मेरी आंखें पहले से ही अंधेरे के अनुकूल हो गई थी, इसलिए मैं पूरी तरह से देख सकता था कि कैसे उसकी भयानक सुनहरी आंखें चारों ओर घूम रही हैं, जब तक कि वो अपने अगले शिकार, जो कि मैं था, उस पर स्थिर नहीं हो जाती। राक्षस धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे की ओर भागा तो उसकी गति तेजी से बढ़ गई। जैसे ही मैं भागा, मुझे गार्ड की लाश मिली और मैंने उसकी चाबियां उठा ली। जब मैं बाहर निकलने के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने जल्दी से सभी चाबियों को आजमाया, लेकिन कोई भी नहीं लगी। और यही मेरी कहानी का अंत है। इस समय राक्षस बहुत करीब है। मेरे पास केवल 2 चाबियां बची हैं। निश्चित रूप से उनमें से एक सही है। यदि मैं गलत चाबी डाल दूं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और 2 चाबियों में से एक को अंदर डाला और अपनी पूरी ताकत के साथ मैंने इसे खोलने की कोशिश की, ये प्रार्थना करते हुए कि मैंने सही चाबी चुनी है। मैं अपने आप को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाकर जगा। मेरे चारों ओर गोदाम में सामान लाने ले जाने वाली मशीनों की आवाज गूंज रही थी। मेरी मदद करो, क्या कोई यहाँ है? वो हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। मुझे वहां से निकलना था और जल्दी करना था। अचानक रस्सियां कुर्सी से खुद ब खुद गिर गई और मैं आजाद हो गया। मैं गोदाम से बाहर भागने लगा। मैं बचने के मार्ग की तलाश कर रहा था। मैंने एक दरवाजा खोला और जेसन के मुखौटे में एक लड़का के साथ खुद को आमने सामने पाया। ये क्या? कौन हो तुम? उसने जवाब के नाम पर सिर्फ लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। उसने हाथ में एक छोटी तलवार ली हुई थी, जिसे देखकर और मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। मुझे छुपने की जरूरत थी। मैं उसके वार से बचा और दौड़ने लगा। मेरा दिल डर के मारे पंप कर रहा था और खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैं स्टोर रूम में घुस गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा और मुझे छत में एक वेंट दिखाई दिया। बचने का रास्ता खोजने की उम्मीद में मैं ऊपर चढ़ गया। सीढ़ी लंबी थी और मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं चढ़ता जा रहा था, मेरी बाहों में दर्द हो रहा था। मेरे चारों ओर का अंधेरा दीवार में बनी हल्की रोशनी से टूट गया था। जब मैं आखिरकार ऊपर पहुंचा तो मैंने दरवाजा खोला और चारों ओर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे दूर से एक चीज दिखाई देने लगी। ऊपर चढ़कर उसकी ओर रेंगते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो एक कुर्सी थी, वही कुर्सी जिस पर मैं पहले बंधा हुआ था। मैं पागल हो रहा था क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे एक रास्ता निकालना था और जल्दी। मैं दरवाजे की ओर भागा, लेकिन एक बार फिर मुझे जेसन के मास्क में 2 लोगों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं दिखा। वो मेरा रास्ता रोक रहे थे और वो मेरे करीब आने लगे। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे पास जवाब का इंतजार करने का समय नहीं था। जैसे जैसे वो करीब आए वैसे वैसे कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। उनके हाथ पांव हाथ पैर ऐसे छूटने लगे मानो वो प्लास्टिक के बने हों। जैसे ही उनके शरीर के अंग मेरे सामने फर्श पर गिरे, मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि ये आकृतियां क्या थी और मैं कहाँ था। मैं एनिमेट्रॉनिक के डरावने कैरेक्टर से भरे गोदाम में अपना रास्ता भटक गया था। एक बार फिर मुझे गोदाम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के करीब आने की आवाज ने आगे आने वाले खतरे के प्रति सचेत कर दिया। मैं उसे छाया से आते हुए देख सकता था, जो एक जोकर का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। हे तुम, आखिर ये चल क्या रहा है? उसने एक बटन दबाया और 2 और एनिमेट्रॉनिक कैरेक्टर्स छाया से बाहर निकले। वो एक प्रसिद्ध डरावने कैरेक्टर थे जिन्हें मैंने फिल्मों में देखा था, लेकिन वास्तविक जीवन में कभी सामना नहीं करना चाहता था। अचानक रोशनी पूरी तरह से चली गई
और मुझे एहसास हुआ कि मैंने रात में दिखने वाले चश्मे पहने हुए होंगे, क्योंकि मैं अभी भी देख सकता था जोकर के नकाब में आदमी मेरा पीछा कर रहा था। और मुझे लगा कि मेरे पैर दर्द के मारे बाहर निकलने लगे हैं। नहीं, दूर हटो मुझसे। मैं दरवाजे के लिए दौड़ा, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो बंद था। मैंने चारों ओर खोजबीन की और दीवार पर एक बड़ा लाल बटन देखा। मैंने उसे धक्का दिया और गोदाम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुल गया। यस, मैं आजाद हूँ। मेरे पीछे से आ रही हंसी की आवाज सिर्फ और सिर्फ मुझे और डरा रही थी। मैं गोदाम से निकलकर जंगल की तरफ भाग रहा था। जब मैं निकला तो बारिश पहले से ही हो रही थी। मैं भागता रहा। मुझे लगने लगा कि मेरे हाथ और पांव धीरे चल रहे हैं। मैं थका हुआ, बूढ़ा और आलसी महसूस कर रहा था। मुझे बस भागते रहने की जरूरत थी। मैं आगे बढ़ा, अंधेरे जंगल में पेड़ों के बीच दौड़ते हुए। जैसे ही मैंने उस गाड़ी के करीब और करीब आने की आवाज़ सुनी, मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा और मैंने उस आदमी को जोकर के नकाब में देखा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उन एनिमेट्रॉनिक को भी अपने और आते हुए देख सकता था। ये धातु के बने थे और जब वो मेरा पीछा कर रहे थे तो उनके अंगों में बारिश होने की वजह से जंग लगने लग गया था। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कई पेड़ों के बीच में भागने लगा कि वो आदमी अपनी गाड़ी में मेरा पीछा ना कर सके। मुझे कोई रास्ता निकालना था। अंत में मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं खाली माइन शाफ्ट में जा गिरा। मैं अपनी सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा था। मैं अंधेरे में छुप गया। जैसे ही मैंने एनिमेट्रॉनिक को करीब आते हुए सुना, मैंने जोर से सांस ली। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहाँ हो। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैंने अपनी सांसें रोक ली और एक कोने में बैठ गया। जितना हो सके खुद को छोटा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अचानक मैंने जोकर के नकाब में आदमी के कदमों की आहट सुनी। वो खदान में आ रहा था और मुझे पता था कि वो मुझे ढूंढ लेगा। मुझे उससे बचकर भागना था और मैंने उस कोने से छलांग लगाने की कोशिश की जहां मैं छिपा हुआ था। हालांकि डरावनी भावना के साथ मुझे कुछ एहसास हुआ। मेरे हाथ पैर नहीं चल पा रहे थे। नीचे देखने पर पता चला कि उन पर जंग लग गया है, एनिमेट्रॉनिक्स की तरह। डर के डूबते एहसास के साथ मुझे पता था कि मेरी किस्मत पर मोहर लग गई है। मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं क्या था और मैं उसको दाम में क्यों था। मेरा शरीर दूसरों की तरह एनिमेट्रॉनिक्स अब पूरी तरह जंग खा चुका था। मैं और नहीं चल सकता था और मैं उस खदान में हमेशा के लिए रहने के लिए मजबूर था, या जब तक उसने मुझे पकड़ नहीं लिया। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने उससे अपने करीब आते हुए देखा और आखिरी बार मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि वो आदमी मुझे पकड़ने आ रहा था।